हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। और आज हमारी क्लास है 46। इससे पहले आपकी 45 क्लासेस जो हैं वो हो चुकी हैं, ठीक है भाई। 45 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। और अभी हमारी क्या चल रही है? अभी रिसेंट हमारी चल रही है केमिस्ट्री। ओ सॉरी, अभी रिसेंट हमारी चल रही है फिज़िक्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स की क्लासेस जो हैं वो कम ही होने वाली हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स में से बहुत कम ही सवाल आपके पेपर में बनते हैं, ठीक है। कुछ चुनिंदा सवाल आपके पेपर में बनते हैं। तो जितने भी अभी तक आपके पेपर में PYQ वगैरह आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले 4 से 5 साल के हैं, मैं बस आपको वही करा रही हूँ, ठीक है। पास से अपना क्वेश्चन बना के और फिर आपको प्रैक्टिस कराना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है भाई। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने का ही फ़ायदा आपको जो है वो एग्ज़ाम में मिलता है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रभाव के बारे में आज हम हमारी क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारा बैच है भाई। बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है SSC GD मिशन सफलता बैच, जो एकदम फ्री आपका यूट्यूब पे चल रहा है, जिसमें आपका मैथ्स का और आपका रीजनिंग का और आपका हिंदी या फिर आपका GS का जो है वो सिलेबस पूरा कंप्लीट एकदम से हो चुका है, ठीक है। और GD का पेपर भी आपका बहुत नज़दीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ें। सारे बच्चे फॉर्म वॉर्म फिल हो चुके हैं, बस पेपर अभी कुछ टाइम पे हो ही जाएगा आपका, ठीक है। और आपका इंग्लिश का और साइंस का आपका थोड़ा थोड़ा सिलेबस रहता है, जो कि आपका विदिन 1 वीक बस होने ही वाला है ख़त्म, ठीक है भाई। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को लें, क्लासेस को शेयर करें, ठीक है। और क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। और अगर कोई बच्चा हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है, एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस, नरेला में आपका सेंटर पड़ेगा। तो उसका एड्रेस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल है हमारा, व्हाट डू यू कॉल अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी पुअर अ हायर कंडक्टर, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है कि आप समान आकार के एक कंपोनेंट है या घटक है को क्या कहेंगे जो बिजली के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है। बिजली के लिए उच्च प्रतिरोध का मतलब है, प्रतिरोध का मतलब क्या है? प्रतिरोध का मतलब है कि वो बिजली को फ्लो होने से रोकता है। तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर यानी कि बहुत ही बेकार एक कुचालक। देखो, कुचालक भी कई तरीके के होते हैं, कुचालक भी कई तरीके के होते हैं आपके, कंडक्टर भी, पुअर कंडक्टर भी कई तरीके के होते हैं आपके, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक वैरायटी होती है, इसमें भी एक वैरायटी ये होती है कि एक तो ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो होने ही ना दे, ठीक है, महापुअर जिसको कहते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें से फ्लो तो होता है भाई, बट नाम मात्र का होता है, लेकिन हो जाता है, तो ऐसे करके। तो इस तरीके से यहाँ पे सवाल आपका पूछा गया है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्ड रबर कंडक्टर? इज नॉट अ हार्ड रबर कंडक्टर। तो निम्नलिखित में से क्या एक चालक नहीं है? एक सेकंड, ये यहाँ पे जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। क्वेश्चन मेकिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे हार्ड रबर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ इनमें से ये पूछा है कि इसमें से कौन सा जो है वो एक आपका सुचालक नहीं है, पूछा है, नहीं है, यानी कि इसमें से किस में से करंट फ्लो नहीं होगा। तो नॉट पूछा है आपका। आपका क्या पूछा है? आपका पूछा है नॉट करके आपका पूछा गया है। तो आंसर आ जाएगा हार्ड रबर। आंसर क्या आ जाएगा? कठोर रबर, ठीक है, कठोर रबर। बाकी इन तीनों में से आपका जो है वो करंट फ्लो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following rules is used to find the direction of the magnetic field associated with the current carrying conductor? किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का यूज किया जाता है? तो मैक्सवेल क्रुक्सक्रू रूल, ठीक है, मैक्सवेल क्रुक्सक्रू रूल, ये आपका रूल जो है वो यूज किया जाता है दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं।
Whose law states that at a junction in an electric circuit, the sum of the current flowing into the junction is equal to the sum of the current flowing out of the junction? बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में ये रिपीट भी आपका होता है कि किसका नियम यह बताता है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि पर संधि में प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं का योग के बराबर होता है। तो आंसर आ जाएगा गुस्टाव रॉबर्ट किरचॉफ। ठीक है, ये आंसर आ जाता है। ये पेपर में सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। पेपर में इसका नाम किरचॉफ करके आता है मोस्टली, ये पूरा नाम तो इसका कभी कभी आता है गुस्टाव रॉबर्ट किरचॉफ करके। तो ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टोर्स यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोध के सटीक मापन के लिए किया जाता है। कितने मतलब कैसा? ठीक है, तो 4। A Wheatstone bridge circuit invented by Samuel Hunter Christie। ठीक है, Which of the following statement is regarded fuse wire? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फ्यूज वायर के रिगार्डेड सही है पूछा है। तो इट हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो कंडक्टिविटी, बिल्कुल गलत है। मेल्टिंग पॉइंट लो हो सकता है बट कंडक्टिविटी लो होने का मतलब ही नहीं बनता, गलत है। इसमें देखो हमें सही बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, सही कथन हमें बताना है। ठीक है, इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो कंडक्टिविटी, लो कंडक्टिविटी का तो मतलब ही नहीं बनता। इट हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई कंडक्टिविटी, तो दिस इज अ राइट आंसर। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है, और आपका कंडक्टिविटी भी क्या होगी? हाई होगी। तो इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वाई डू एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव नो डिपोल मूवमेंट? परमाणुओं और अध्रुवीय अणुओं में कोई ध्रुवीय आघूर्ण क्यों नहीं होता? रीजन पूछा है, तो रीजन क्या हो सकता है? बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड इज मिसिंग, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन आवेश एबरक विलुप्त होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक आवेश एबरक परकीर्ण होता है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक आवेश एबरक असम्मित रूप से वितरित होता है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक आवेश एबर सम्मित रूप से वितरित होता है, तो ये बिल्कुल सही है। आवेश जो है वो सम्मित रूप से वितरित होता है, सम्मित रूप से वितरित होता है, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फ्रॉम विच डायरेक्शन डू द मैग्नेटिक लाइन्स एमर्ज? चुंबकीय रेखाएं किस दिशा से निकलती हैं? चुंबकीय रेखाएं किस दिशा से निकलती हैं? नॉर्थ पोल से निकलती हैं। बहुत ही बेसिक सवाल है, उत्तरीय ध्रुव से आपकी चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन करंट इन द कंडक्टर व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीजेस? दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? दूरी बढ़ने पर पूछा है, तो दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा? धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा? तो इट डिक्रीजेस, ये घट जाएगा। ठीक है, ये घट जाएगा। जैसे ही दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र जो धारा ने बनाया है वो घट जाएगा, इट डिक्रीजेस। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस की है वो घट जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज ऑफ, ये निकालने वाला सवाल है, ये आप कर सकते हैं। व्हाट इज द कॉल ऑफ द वायर इन द इलेक्ट्रिक रूम हीटर नोन एज? इलेक्ट्रिक रूम में जो हीटर होता है उसका जो तार की कुंडली वाला जो तार होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एलिमेंट। आपको पता है कि हीटर में वो जो गोल गोल ऐसे स्प्रिंग टाइप जो वायर डलता है उसको कहते हैं एलिमेंट के। ठीक है, बहुत बेसिक सवाल है। Which of the following laws is applicable to the force of attraction or repulsion between 2 point charges? दो बिंदु आवेशकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू करता है? तो कूलाम्ब लॉ। कूलाम्ब लॉ
लागू करता है। ठीक है, कूलम्ब का नियम लागू करता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू एम्पियर। एम्पियर को लेकर सही कथन बताना है, सही कथन बताना है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। पहला स्टेटमेंट है 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ द कूलम ऑफ द चार्ज पर मिनट। बिल्कुल गलत है। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 2 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। बिल्कुल गलत है। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ये बिल्कुल सही है। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम। देखो स्टेटमेंट ये भी ठीक थी, बट इसमें 2 कूलम था तो 2 नहीं होता। 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड जो मापा जाता है वो यूनिट आपकी एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनाता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, द करंट इन द बल्ब विल स्टॉप फॉलोइंग। इनमें से किस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा? सीधी सी बात है, अगर सर्किट टूट जाएगा तो धारा प्रवाह बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर परिपथ टूट जाएगा, अगर विद्युत परिपथ टूट जाएगा तो धारा प्रवाह नहीं हो पाएगा आपका बल्ब में। अगला सवाल है, when do electrons move for the flow of charges in the conducting metallic wire? किसी चालक धातु के तार में आवेश के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक प्रेजेंस। अगर इलेक्ट्रिक प्रेजेंस में, अगर विद्युत दाब में अंतर होगा तो आपका मूव करते हैं। अगला सवाल है, इन अ रेजिस्टर व्हाट हैपेंस टू द करंट व्हेन द रेजिस्टेंस इज डबल्ड। एक प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाता है तो धारा का क्या होता है? प्रतिरोध को दुगना कर दिया तो धारा का क्या होगा? द करंट गेट्स हेल्प्ड, मतलब हाफ हो जाएगी, तो धारा आधी हो जाएगी। ठीक है, प्रतिरोध को अगर दुगना कर दिया तो धारा हो जाएगी आधी। और ये कौन कहता है? ये कहता है ओम्स लॉ। अगला सवाल है, इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल द थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स द। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा क्या दर्शाती है? मोटी और छोटी रेखा दर्शाती है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे करके बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? करेक्ट वाली पूछिए। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल भी नहीं, वेक्टर क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं होती, सदिश राशि नहीं होती, अदिश होती है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट, बिल्कुल भी नहीं। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी द क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। ये बिल्कुल सही है, इन्होंने सही पूछा था। तो किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य हो जाता है। ठीक है, बंद में बताया है इन्होंने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा एक अच्छा कंडक्टर नहीं है? नॉट पूछा है, तो मिट्टी, डायमंड, सॉरी हीरा, सोना और ग्रेफाइट तो चालक हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आते हैं। अगला सवाल है, वो अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसने दी थी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अवधारणा सबसे पहले दी थी माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे कूलम्ब। अगला सवाल है, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिपोल।
ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता रहता है, तो 0। इसमें पूछा है टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल, तो 0 आएगा। अगला सवाल है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इट। धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है, और यह क्या करती है, डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉट पूछा है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, ब्रोमीन नहीं होता है, ग्रेफाइट में से भी आपका इलेक्ट्रिसिटी निकल जाती है। ब्रोमाइन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। ब्रोमीन क्या है, एक नॉन मेटल है, ब्रोमीन। अमंग वेरियस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी devices, one based on the heating effective of electric current is called। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है। ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है फ्यूज। जितनी ज़्यादा ऊष्मा होगी उस हिसाब से आपका फ्यूज वायर इस्तेमाल की जाएगी, और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से भी फ्यूज वायर इस्तेमाल की जाएगी कि जो आप फ्यूज वायर इस्तेमाल कर रहे हो वो कितनी कैपेसिटी को झेल सकता है, कितनी ऊष्मा, कितनी हीट को वो झेल सकता है, और मतलब टूटे ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस ओशियन करंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है। समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है, नहीं पूछा है, नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड कोई अर्थ की समुद्र की धाराओं को प्रभावित नहीं करती। इसके अलावा हीटिंग ऑफ सन, ग्रेविटी और ये सब आपका करते ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, गड़बड़ हो गई बेटा, आंसर चिपक के आ गया है। ये जिद्दी हो गया आंसर कि मैं तो चिपकूंगा ही चिपकूंगा साथ में, ठीक है। कई बार ना थोड़ा सा भैया ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना पीडीएफ वगैरह बनाने का, तो उनसे गड़बड़ हो जाता है। कोई बात नहीं, हम इसको सुधार लेंगे। हम किस लिए हैं, आंसर आ जाएगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था वैसे भी। गैल्वेनोमीटर कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट इन सर्किट। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, किस तरीके का होता है, तो यूनिफॉर्म होता है, एक समान रहता है। किसी भी परिनालिका में अगर चुंबकीय क्षेत्र देखा जाए, अगर एक पूरी परिनालिका में, तो एक जैसा रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव। गड़बड़ हो रखी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी उच्चतम आवृत्ति की चुंबकीय धाराएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव। बस इतना ही आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। ये सब गड़बड़ है, ठीक है। तो कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वेव है, इसमें से पूछा गया है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गामा रेस की होती है, गामा रेस की होती है। Who founded and named the science of electromagnetism? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान का नाम स्थापित करने वाले कौन थे, तो ये थे आपके एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है। एंड्रे मैरी एम्पियर, और इन्होंने ही एम्पियर वाली आपकी यूनिट दी थी, इलेक्ट्रिक करंट वाली आपकी यूनिट दी थी, ठीक है भाई। तो यहाँ आपका जो इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है वो आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट से बस ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं,
कौन कुचालक है, कौन सुचालक है, कौन ये है, कौन वो है। अभी आपका वेक्टर क्वांटिटी और वो स्केलर क्वांटिटी वाला आपका रहता है टॉपिक, ठीक है, तो वो भी आपको क्लास में कराया जाएगा। अभी आपके 3-4 टॉपिक और रहते हैं। तो इसके अलावा अभी आज हमारी क्लास 46 थी, तो 50 क्लासेस तो करीबन 52 क्लासेस आपकी करीबन जो है वो केमिस्ट्री की होंगी अभी, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स भी रहते हैं। फिज़िक्स में हमारे पास सवाल ही इतने हैं, ऐसा मत सोचना कि मैडम बहुत कम पढ़ा रही है या चैप्टर फटाफट करवा रही है, ठीक है। और एनर्जी क्लास में इसलिए लो रहती है भाई क्योंकि हेल्थ सही नहीं चल रही है बिल्कुल भी। आप समझ सकते हैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत एनर्जी से पढ़ाया है जब मेरी हेल्थ ठीक थी, ठीक है। कोई बात नहीं, अगले बैच में अगर आपने साथ दिया, भगवान ने चाहा, तो अगले बैच में आपको पूरी एनर्जी मिलेगी, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।